राजीव रंजन जी, ये असली नकली की जो लड़ाई है, ये कौन तय करेगा कौन असली कौन नकली? क्या होता है असली और नकली ओबीसी? देखिए, सबसे पहले मैं नरेंद्र मोदी जी को केवल एक व्यक्ति नहीं मानता हूं। नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं और साथ साथ उनके पितृ संगठन के रूप में उनका गहरा जुड़ाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ है। अब हमें यह देखना है कि जनसंघ के नेताओं ने अलग अलग दौर में आरक्षण को लेकर के क्या बयान दिए और उसके बाद आरएसएस प्रमुख का जो ये बयान 2015 का है, जिसमें आरक्षण की समीक्षा और उस पर एक समिति बनाने की बात उन्होंने कही, और उसके बाद बिहार के चुनाव में किस कदर असंतोष लोगों के अंदर बढ़ा और भारतीय जनता पार्टी को 53 सीटों पर समेट दिया गया। केंद्र सरकार ने संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारियों के लिए जो मानदंड तय किए उसमें आरक्षण को अलग कर दिया गया और लगातार ये कोशिशें जारी हैं कि आरक्षण को लेकर के एक पक्ष बराबर इसकी समीक्षा की बात करे और भारतीय जनता पार्टी के किसी एक नेता के तौर पर यह कहा जाए कि नहीं नहीं, यह आधिकारिक बयान नहीं है। कमोबेश जहां तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, अगर वो अति पिछड़े खुद को मानते हैं, तो गुजरात की सरकार जहां लगातार उनके बाद उनके उत्तराधिकारियों ने गुजरात की कमान संभाली, वहां अति पिछड़े वर्ग के लिए अलग से कोई प्रावधान क्यों नहीं किया गया? इसलिए कि अगर प्रावधान नहीं है तो सही अर्थों में वो अति पिछड़े खुद को कैसे कह सकते हैं? अति पिछड़ा वर्ग अगर बिहार में नीतीश कुमार जी ने अगर इसका सृजन किया, इसके लिए कई योजनाएं लागू की गई, तो निसंदेह उसका लाभ समाज के इस तबके को आज मिल रहा है। उनके लिए छात्रावास बने, उनके लिए पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण की सुविधा मुहैया कराई गई, स्थानीय निकायों में, नगर निकायों में उन्हें चुनाव में आरक्षण की सुविधा दी गई, और इसके बाद ये पूरा बावेला आज जिस स्तर पर पहुंचा है कि एक तरफ बिहार की राजनीति में ठीक जिस तरह से पंचायती व्यवस्था और नगर निकायों के चुनाव के जरिए जो समाज के कमजोर तबके का आधिपत्य या प्रभाव जिस कदर बढ़ा, उससे बौखलाहट में आकर इस पूरे प्रकरण को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की गई और आज ये पूरा मसला आज राजीव रंजन जी, देखिए, आप मुद्दों की बात करिए, आप समस्याओं की बात करिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के लिए जब आप बहरूपिया शब्द का इस्तेमाल करेंगे, डुप्लीकेट शब्द का इस्तेमाल करेंगे, झूठा कहेंगे कि उन्हें चाय बनानी तक भी आती है, जो वो चाय वाला अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। सवाल इस भाषा को लेकर है, मुद्दे कहीं और चले जाते हैं सर इस भाषा के आड़ में, और इस भाषा पर सब कुछ केंद्रित हो जाता है। तब तो आपको याद नहीं आता था जब पीएम आपके साथ थे, जब आप बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिहार में विकास की बात किया करते थे? देखिए, मैं तो बस आपको केवल इतना याद दिलाना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी के पहले इस देश के किसी प्रधानमंत्री ने अपशब्द नहीं कहे, किसी राजनेता या किसी प्रांत के डीएनए को गाली नहीं दी, लगातार उकसाऊ भाषण नहीं दिया करता था कोई भी राजनेता जो शीर्ष पर होता था। और मोदी जी के बाद ये परंपरा पूरी तरह से बदल गई। जिस तरह से उन्होंने कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो मर्यादा की लक्ष्मण रेखा के बाहर है, तो मुझे लगता है इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो चलेंगे। नहीं राजीव जी, उन्होंने अगर किया तो आप भी ये करेंगे? इस बात को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं कि राजनीति का स्तर किस तरफ जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री को कभी बहरूपिया कह देंगे, कभी नीच शब्द का इस्तेमाल कर देंगे, उसको लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं। राजीव जी, मैं लौटूंगी आपके पास। मेरे साथ इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट संजीव श्रीवास्तव जी हुए हैं। संजीव जी, सवाल इस राजनीति को लेकर है, सवाल इस स्तर को लेकर है। आपको नहीं लगता कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो खुद विपक्षी ऐसा मुद्दा देता है जिसमें मुद्दे कहीं सिफर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और पूरी की पूरी राजनीति, पूरे के पूरे चुनाव केंद्रित हो जाते हैं अपशब्दों पर? और उसका लाभ किसको मिलता है प्राची जी? 2017 में जब गुजरात के चुनाव हुए तो मणिशंकर अय्यर ने इसी तरह की बात की थी जैसे गुजरात में अभी आपके अध्यक्ष ने की है। फौरन गुजरात अस्मिता का मुद्दा बना और जो एक बहुत कांटे का मुकाबला चल रहा था उसमें बीजेपी आगे निकल गई। तो गलत कहा था मणिशंकर अय्यर ने तब भी, लेकिन उसको राजनीतिक उसका लाभ बीजेपी ने लिया।
आपके जो अध्यक्ष हैं, इनका तो अभी मुझे नाम भी ढंग से समझ में नहीं आया है, क्योंकि नए नेता हैं, नए अभी हाल के कुछ हफ्तों महीनों से ही दिखना शुरू हुए, लेकिन इनकी भाषा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहुत ही हल्के स्तर की थी, मतलब बिल्कुल असंसदीय के भी आगे की। मतलब प्रधानमंत्री की मां के लिए कुछ बोलना, ये तो किसी को भी शोभा नहीं देता। लेकिन इसके साथ साथ ही मैं दो बातें और कहना चाहूंगा कि भाई लल्लन सिंह जी का भाषण मैंने भी सुना, आपने भी उनकी साउंड बाइट चलाई, उससे पहले भी ट्विटर पे देखा। तो इस तरह की भाषा में, क्षमा कीजिएगा, इस तरह की भाषा तो भारतीय राजनीति में कोई पहली बार नहीं हो रही। कोई बहरूपिया या वो पिछड़ी वर्ग के नहीं, ये तो राजनीतिक भाषा है। इसमें कोई बहुत हल्की या कोई गाली गलौज जैसी बात, आप पार्टी के नेता के लिए आप कह रही है, मैं सहमत हूं। लल्लन सिंह के लिए भाई इससे तो कहीं ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल स्वयं प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं, जैसे अभी राजीव रंजन ने जिक्र किया। तो हमें भी जब हम किसी चीज का विश्लेषण करते हैं या तुलना करते हैं, तो कुछ तो उसमें देखना चाहिए कि भाई किस बात में कितना तथ्य है। ये बहरूपिया वगैरह तो ये रोज की बातें हैं। जर्सी गाय, मौत का सौदागर, बहुत हल्का आरोप था सोनिया गांधी का। तो कांग्रेस की विधवा भी कोई अच्छी भाषा नहीं थी, 5 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी कोई अच्छी भाषा नहीं थी। तो अब ये तो एक अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट हो गया भारतीय राजनीति का। तो भाई जो खुद शीशे के घर में है, वो कैसे कह सकते हैं कि भाई अब हमारे पे तो कोई पत्थर मत फेंको। वो तो स्तर गिरा है और नहीं होना चाहिए। लेकिन लल्लन सिंह ने कोई बहुत लक्ष्मण रेखा लांघी हो, ऐसा कम से कम मुझे अपने 35-40 वर्ष के अनुभव में, जो मैंने देखा है राजनीति में शब्दों का प्रयोग, ऐसी कोई बात नहीं लगी कि हम बहुत हाय तौबा मचाए। बिल्कुल संजीव जी, लेकिन राजनीति की अपनी अलग मजबूरियां हैं। वही पीएम मोदी पहले सबसे अच्छे लगते थे, नीतीश कुमार कहते थे कोई नहीं आने वाले वक्त में मोदी के चक्कर में, और आज उनके ही नेता पी कर उनको कोस रहे हैं, पानी पी कर कोस रहे हैं, और मोदी की जितनी खामियां हैं वो सब नजर आ रही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।